जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और वनक्कम। थैंक यू। डॉक्टर साहब 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये है कि एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है और बर्थडे की मुबारक दी है। क्या देखते हैं, क्या अमेरिका ने पांसा पलट लिया है? यानी कि अब तो इंडियंस जो हैं वो सारे ट्रम्प की जो ट्वीट है उसको शेयर कर रहे हैं और व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या दोबारा अमेरिका ने इंडिया की तरफ रुजू कर लिया है, वो हार्ड टाइम खत्म हो गया? और खास तौर पे ट्रम्प साहब ने ये कहा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑन एंडिंग द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये तो थोड़े दिन पहले ट्रंप ने कहा भी था कि इंडिया के साथ जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं दे आर गोइंग वेल एंड ही वाज गोइंग टू कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। तो इंडिया की तरफ से जो उसके जवाब में जो स्टेटमेंट आया था कि यस नेगोशिएशंस ठीक ठाक चल रहे हैं और नवंबर तक वो तय हो जाएंगे। और फिर सर्जियो गोर ने भी इशारा किया था कि शायद नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जाएंगे क्वाड के समिट के लिए और वहां पे बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट अनाउंस होगा। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड कि ये फ़ोन कॉल वो करने वाले हैं और मेरे ख्याल से बर्थडे का अपॉर्चुनिटी कल यानी 17 आई थिंक सितंबर को उनकी बर्थडे है। तो इंडिया में तो शायद हो गई है सुबह-सुबह, आई डोंट नो। तो उसका अपॉर्चुनिटी लेकिन ट्रंप ने फ़ोन तो कर दिया है। सोशल ट्रुथ सोशल को देख रहा था मैं, वो कुछ रशिया का भी उसमें ज़िक्र किया उन्होंने, राइट? कि मैं लेकिन नरेंद्र मोदी का मैं ट्वीट देख रहा हूँ। इट सेज थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फ़ोन कॉल एंड वार्म ग्रीटिंग्स ऑन माय 75th बर्थडे। Like you, I am also fully committed to taking the India-US comprehensive and global partnership to new heights. We support your initiative towards the peace resolution of the Ukraine conflict. अब ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ने अनाउंस कर दिया या कहने वाला है कि हम रशिया का तेल नहीं लेंगे या नहीं? क्योंकि ट्रुथ सोशल का मुझे अभी एग्जैक्ट टेक्स्ट नहीं मिला। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ही इज रिलीजिंग सम काइंड ऑफ मतलब ही वांट्स टू थैंक प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर हिज सपोर्ट ऑन एंडिंग रशिया यूक्रेन वॉर। तो वो सपोर्ट क्या है? अभी तक तो शिकायत हो रही थी, राइट? तो सो दैट इज नॉट वेरी क्लियर, यू नो। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस। देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि द मेन थिंग दैट विल हैपन इज के बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट अनाउंस करें। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल होगी विद डोनाल्ड ट्रंप यूएन के साइडलाइंस पर, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट कमिंग और उनकी जगह डॉक्टर जयशंकर विल गिव द एड्रेस। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस, हाउ दैट गोस। वो तो बात ठीक है, लेकिन मोदी साहब ने भी ये अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट पे मैसेज किया है कि जनाब ट्रम्प साहब, आपके जो इनिशिएटिव्स हैं उसको हम यूक्रेन में जंग खत्म करने के लिए वी गिव देम अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो आपको लगता है कि द वॉर इज एंडिंग एंड या कि आप ये समझते हैं कि ये बस दोनों तरफ से मैसेजेस ही चल रहे हैं? और इंडिया बार बार कहता है कि वी आर गोइंग टू टेक द इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप टू द न्यू हाइट्स। डू यू थिंक दिस इज अ इंडो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल पार्टनरशिप? अमेरिकन तो नहीं बोलते इसके ऊपर, ऑल्दो ये 2023 का एग्रीमेंट है बाइडेन के साथ, ये उसके वर्ड है। आई डोंट नो, हर बार ये दोनों डॉक्टर जयशंकर एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं, ट्रंप नहीं कहते हैं इस तरह की बातें। ट्रंप अपनी दोस्ती की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रंप खुद टाइप कर लेते हैं बाज़ वक्त अपने सोशल ट्रूथ सोशल के। ये तो नरेंद्र मोदी का टाइप किया हुआ थोड़ी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लिखा हुआ ट्वीट है जो मोदी ने रिलीज किया है। दिस इज कंपोज्ड बाय हिज स्टाफ। सो यू कैन सी ना कि ये थोड़ा गवर्नमेंटल है और ट्रंप का वेरी पर्सनल है। जी। तो डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, जरा ये बताइएगा कि सबसे पहले तो जरा ये अरब वर्ल्ड पे बात कर लें। ये जो कतर में मीटिंग हुई है, इसको हाउ डू यू मेक ऑफ दैट?
सारे अरब वर्ल्ड इकट्ठे हुए, वहाँ पे रूबियो कतर पहुंचे हुए थे, कतर भी पहुंचे हैं और उन्होंने कतर को नया डिफेंस पैक्ट कह दिया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ ये नया डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका कतर का क्या हो सकता है मोस्ट लाइकली? और जब सारे 57 ममालिक इकट्ठे थे तो रूबियो तेल अवीव में थे। व्हाट इज दिस मैसेजिंग एंड हाउ डू यू सी जो रिस्पॉन्स आया कतर का, जीसीसी का, डू यू थिंक ये कमजोर है, वीक है, या कि इज दिस समथिंग ठीक है? देखिए, ये जो कतर पे हमला इजराइल ने किया है, उसमें ट्रंप ने तो काफ़ी एक्टिंग की कि ही वाज सरप्राइज एंड ही वाज एंग्री वगैरह। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि अमेरिका को इसका पता नहीं था। और अगर देखिए, जो टेक्नोलॉजी इजराइल यूज़ करता है, दे आर ऑल अमेरिकन। वो जैसा, इट्स लाइक सेइंग कि आपने मेरी गाड़ी खरीदी है और जैसा आप गाड़ी ऑन करते हैं मुझे पता चल जाता है कि आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। सो हाउ विल आई नॉट नो? प्लस यूएस की जो बेस है कतर में, क्या ये मिसाइल्स जो इन्होंने मारे हैं, अगर वो रॉकेट्स वो बेस की तरफ जाते तो क्या उनको नहीं पता चलता यूएस मिलिट्री बेस को कि ये रॉकेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं? सो ऑब्वियसली द यूएस मिलिट्री न्यू देयर रेडार्स शुड हैव डिटेक्टेड दिस अटैक। और फिर उन्होंने रिटेलिएट भी नहीं किया, पेट्रियट मिसाइल्स है वहाँ पर, उन्होंने ब्लॉक भी नहीं किया। तो भाई, अगर आप इंस्टिंक्टिवली भी उन्होंने नहीं रोका, तो हाउ इज़ दिस? द होल थिंग लुक्स वेरी शेडी टू मी। तो बात ये है कि आई थिंक इट वाज़ डन विथ यूएस गवर्नमेंट कंप्लिसिटी। मैं तो इस हद तक भी जा रहा हूँ कि ये बात अगर ट्रंप तक नहीं भी गई, बट देयर आर सीनियर पीपल, पीट हेग्सेट वगैरह, इनको तो मालूम होना चाहिए था। तो ये बात अगर अरबों की समझ में नहीं आती तो वो, आप लोग क्या कहते थे इमरान खान के वो यंग सपोर्टर्स को? बस वही हैं ये भी, ठीक है? यूथिए। हाँ, बस उसका जो ओरिजिनल वर्ड है बस वही इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर इनको समझ में नहीं आया। लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट? $8 बिलियन उस मिलिट्री बेस पे खर्च किए कतर ने, और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पे खर्च की। तो मैंने कल रात को एक इंडिया के एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मर एम्बेसडर हैं डॉक्टर तलमीज़ अहमद से तफसीलन इस पे गुफ्तगू की, एंड ही हैज़ मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ही सेज़ कि दे 2 चीज़ें मुख्तसर याद रखो। एक, कि दिस हैज़ मेनी वेरी सीरियस डेवलपमेंट। ये जो इज़राइल ने हमला किया कतर के ऊपर, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। उसके बाद मैंने दोबारा और एक इंडियन एम्बेसडर केतन शुक्ला साहब से बात किया, उनका भी यही राय थी कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जो तलमी साहब कह रहे थे कि गल्फ बहुत स्लोली मूव करता है, तो इसका जो आप असर देखेंगे, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू फुल्ली रियलाइज। जैसा डोनाल्ड ट्रंप फटाफट फटाफट कर रहे हैं हर चीज़ विद इन 2 डेज, हुआ वैसा नहीं होगा। यू विल सी के अमेरिका की क्रेडिबिलिटी मारी गई है, और जो अरब कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी पे, जो अमेरिका पे वो भरोसा करते थे, वो ख़त्म हो गया। सो दे हैव नाउ फुली रियलाइज्ड कि ईरान इज़ नॉट द थ्रेट, इज़राइल इज़ द थ्रेट इन द मिडल ईस्ट। और इसके वजह से हम जो है सो वी कैन नॉट ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्रोटेक्ट अस। सो दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट, एंड सो दे आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड बेस्ड ऑन दैट असम्पशन। अब वो फॉरवर्ड कैसा जाते हैं कि क्या ईरान के साथ और तुर्की के साथ रीजनल कोलैबोरेशन बनता है, पाकिस्तान के साथ? दीज आर कंट्रीज जिनके पास फौजें हैं और ये थोड़ी बहुत लड़ सकते हैं ना। ये अरबों के पास तो फौज हो ना हो, कुछ काम के ना दाम की, कुछ यूज ही नहीं करते ये लोग। तो आई थिंक दैट देयर इज गोइंग टू बी सम इनिशियल प्रोग्रेस। लेकिन फिर ये अब रूबियो जाके वहां पे अब डील, अब मतलब ये बेसिकली इट्स लाइक सेइंग यू आर शटिंग द डोर आफ्टर द हॉर्सेस हैव लेफ्ट द बार्न। वैसी बात होगी ना, हमला हो गया, अब उसके बाद आप क्या डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस बात का एग्रीमेंट है? तो क्या उस अग्रीमेंट में ये भी होगा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन इसराइल के साथ नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? क्या ये तैयार हो जाएंगे इसके लिए? और फिर हमास को क्यों रखे हुए हैं ये कंटिन्यूसली? तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रूबियो कहेगा कि ठीक है, आप नेगोशिएशन करते रहिए सीज़ फायर का, वी विल अश्योर यू कि नेतन्याहू दोबारा आप पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन आई कैन आल्सो गारंटी यू कि नेतन्याहू को अगर कोई दूसरा चांस नहीं मिला तो फिर वो इन्हीं पर अटैक करेगा टू जस्टिफाई कि कोई लॉजिकल रीज़न होना चाहिए ना उसको, तो हमास को यूज़ कर रहा है वो।
एंड ही इज़ गेटिंग सम सपोर्ट इन अमेरिका। मतलब मेरे से लोग मुझसे बहस कर रहे थे कि भई आप हमास को क्यों रखे अक्टूबर 7 के बाद? अरे हमास को कतर ने इसलिए रखा कि अमेरिका ने डिमांड किया था 2012 में कि इनको रखें। तालिबान भी अमेरिका के नेगोशिएशंस के साथ यही किए थे। दूसरी चीज़ ये है कि ये मुल्कों को ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो व्हाई आर दे ट्राइंग टू बिकम बिगर देन व्हाट दे आर? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट डेमोक्रेटिक स्टेट्स। डोमेस्टिकली उनकी कमज़ोरी है ये कि वो दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, व्हिच मीन्स कि उनकी उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज़ दे हैव टू मेंटेन रिजिम कंटिन्यूटी प्लस दूसरी चीज़ें। तो वो तो अपने आप से मतलब दे आर प्लेइंग अबव देयर लीग। देखिए कतर बहुत ही छोटा-सा मुल्क है, 3 मिलियन की आबादी है, और उसकी $250 बिलियन उसकी जीडीपी है। कुछ ज़्यादा, इट्स नॉट अ वेरी रिच कंट्री, इट इज़ रिच ओनली बिकॉज़ इट हैज़ अ स्मॉल पॉपुलेशन। समझ रहे हैं ना आप? $250 बिलियन उसकी टोटल जीडीपी है साल भर की। अ तो इट इज़ नॉट वेरी रिच, बट इट इज़ ट्राइंग टू प्ले वेरी बिग रोल, क्योंकि उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा है। समझे ना आप? इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, और खर्चे इसलिए कम है कि उनके पास ना तो फ़ौज है, अगर फ़ौज बनाना भी चाहे तो कहाँ से लाएँगे लोग? सो दे विल हैव टू रिलाई ऑन फॉरेन मर्सिनरीज़ वगैरह, सो इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम उनके लिए सिक्योरिटी है, तो अमेरिका पे डिपेंड करते हैं। एंड सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी सम मूवमेंट, प्लस जब तक मुस्लिम कंट्रीज़ में वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज़ नहीं आती, ये ऐसे ही जूते खाते रहेंगे हर तरफ से फॉरएवर। अगर ये ऐसे ही हुकूमतें रहेंगे आइंदा 200 साल, तो ऐसे ही जूते खाएँगे, बिकॉज़ द पब्लिक इज़ नॉट विथ यू। आप अपना ज़्यादातर वक़्त अपनी ही पब्लिक को दबाने में अगर आप वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, राइट? देखिए ये जो अगर आप सिक्योरिटी की हायरार्की अगर देखें आप, वेदर इट इज़ एमबीएस, वेदर इट इज़ ये असानी फैमिली होता, इनको सबसे पहले ही प्रोटेक्शन उनको खुद अपने लिए चाहिए, फैमिली के लिए, रॉयल फैमिलीज़ के लिए। अपैरेंटली इज़राइल इज़ इन्वॉल्व्ड इन द सिक्योरिटी ऑफ द रॉयल फैमिलीज़। ये ना तो आपको ट्रस्ट करते हैं, ना टर्की को, ना अपनी ही पॉपुलेशन को नहीं ट्रस्ट करते। तो अगर आप कैन यू इमेजिन के सीक्रेट सर्विस में रशियंस हैं और कोई दूसरे कंट्री के लोग हैं? नो, ही ट्रस्ट। आपको पता है जीडब्ल्यू का, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जो बॉडीगार्ड था, वो एक अरब था, पर्सनल बॉडीगार्ड, सीक्रेट सर्विस का। एंड ही ट्रस्टेड हिम। इनफैक्ट उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था। तो जॉर्ज बुश अपने फार्म पे गए हुए थे, उनकी रैंच पर, तो दिस गाय वाज़ गोइंग टू जॉइन, तो आप वो बंदूक लेके फ्लाइट करते हैं, तो द प्रोसीजर ये है कि आप पायलट को दे देते हैं बंदूक, सिक्योरिटी से जाने से पहले वो पायलट आपको वहाँ लैंड करने के बाद वो आपको वापस दे देते हैं आपकी हथियार। तो उसने सरेंडर किया अपनी पिस्टल टू द पुलिस, वहाँ पे पुलिस ने उसको पकड़ के अरेस्ट करके बंद कर लिया। वो कह रहा है मैं सीक्रेट सर्विस का बंदा हूँ, वो कह रहे हैं तुम अरब हो, तुम्हारे पास बंदूक है। दिस वाज़ आफ्टर 9/11। तो ऐसी की तैसी कर दी थी उन सब की जॉर्ज बुश ने। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको अपने ही सिटिज़न्स पे भरोसा नहीं है फॉर योर ओन सिक्योरिटी। ये कैसे रहेंगे ये मुल्क? दीज़ आर आर्टिफिशियल मुल्क, तेल का फ़ायदा उठा रहे हैं, तेल से जो पैसा आ रहा है उसको ले रहे हैं। एंड इनको ऐसे ही बेइज़्ज़त होना चाहिए। ऐसे ही बेइज्जत होना चाहिए। सो ये जो बात होती है कि मुसलमानों का जॉइंट डिफेंस कभी होगा, या ये जो जीसीसी कहती है कि हमारा जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन है 2000 दिसंबर 2000 का, तो डू यू थिंक दे कैन एवर कम अप, या इनके पास ये ऑप्शन थी कि ये कहते कि अब इब्राहिम अकॉर्ड 1 को जो है वो डिस्कार्ड करते हैं, यूएई अपना एम्बेसडर बुला लेगा, इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती थी लाइक दिस? देखिए सर, मुस्लिम एम्बेसडर, जो मुल्क पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ सॉलिडारिटी, वो मुझसे बात करते हैं। आपको मेरी तरह कितने लोग मिलेंगे अमेरिका में? दुनिया में बहुत कम है। लेकिन ये मुल्क नहीं बात करते। एक तो एक मैं खुल के जिस तरह से मैं बातें कर रहा हूँ, मैं आई हैव स्पोकन, मैं दोहा हर साल जाता था। उनके डायलॉग्स में मेरी एक बार उनके फॉरेन मिनिस्टर से बहस भी हो गई। रिचर्ड होलब्रुक के साथ मैं गया हुआ था। तो सो
व्हाट आई फाउंड इज के इनको बेवकूफ़ बनाते हैं गोरेस, ख़ासतौर से यूरोप, इंग्लैंड से। इनकी सिक्योरिटी की थिंकिंग, इनकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी वगैरह सब गोरे बनाते हैं। या तो अमेरिकन लॉबीज़ को हायर करते हैं ये, या अमेरिकन कंसल्टेंट्स को। यहाँ आकर बहुत पैसा खर्च करते हैं ऑन थिंक टैंक्स। सीएसआईएस को देख लीजिए, आप हडसन इंस्टीट्यूट को देख लीजिए। यहाँ पर हडसन इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हो रहा था जिसमें राहुल गांधी आकर स्पीक कर रहे थे। तो मैं गया था उसमें, तो इट वाज़ ऑन ए वीकेंड और वो बिल्डिंग बंद थी। तो मैं उस बिल्डिंग के बाहर खड़े रहकर ऊपर फ़ोन किया, तो जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 मिनट दो, हम ऑन दरवाज़ा खोल देते हैं। तो मैं खड़ा हुआ था, एक कार आई लिमो, और उसमें से एक सूट वूट पहनकर एक अरब बंदा आया। तो मैं बोला, आर यू गोइंग अप फॉर दिस सेमिनार? उसने कहा। तो मैंने कहा मेरे साथ चलो। तो ये दरवाज़ा में अंदर जाते वो लॉक होने वाला था। फिर मैं अंदर गया, फिर हम एलिवेटर से ऊपर जा रहे हैं। मैं एलिवेटर से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो ही सेड, वी आर ऑर्गेनाइजिंग ए सेमिनार हियर विथ राहुल गांधी। तो मैं बोला, हु आर यू? तो वो कतर का एम्बेसडर था टू द यूएस। तो बाद में मैंने वहाँ पे जो मेन ऑर्गेनाइजर थे हडसन इंस्टीट्यूट में, उनसे पूछा कि ये तुम ऑर्गेनाइज किए हो, ये कतरीज राहुल गांधी को क्यों बुला रहे हो? तो वो थोड़ी देर पजल हो गया। फिर ओ कतरीज आर बिग डोनर, बस इतना ही। तो वो समझा कि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसे दे रहे हैं। सो दे गिव मनी। यहाँ पे आके हर जितना पैसा वो खर्च करते हैं थिंक टैंक्स पर, लॉबीज पर, वगैरह वगैरह। एंड दोज पीपल आर नॉट इन देयर इंटरेस्ट। आधे से ज्यादा आर मोर लॉयल टू इजराइल देन टू दिस कंट्रीज और इवन टू अमेरिका। सोचिए, आप रूबियो को पैसे दे दें, आप लेट्स से कि रूबियो का टर्म खत्म हो जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो इन्फ्लुएंशियल रहेगा, वो लॉबीज बन जाएगा, बिकॉज अब तो उसके पास जॉब भी नहीं है सेनेट में। सो उसको, ऐसे लोगों को जाके ये पैसे देते हैं, एंड दैट मैन इज मोर लॉयल टू इजराइल देन इवन टू द यूएस। वहां जाके उसने जो बयान दिए आर नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वाज सेइंग। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि ऐसी चीज कभी नहीं होगी, और जब रूबियो से पूछा इसे लेट्स मूव फॉरवर्ड, वो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है अबाउट द अटैक। सो आई थिंक इफ द अरब्स अपनी डेस्परेशन में, उनके पास भी कुछ चारा ही नहीं है ना, जाए तो कहाँ जाए? रशिया के पास जाएं, चाइना के पास जाएं, ईरान के पास जाएं, किससे किससे मदद मांगे? नन ऑफ देम विल बी गिविंग देम जिस तरह का सपोर्ट। प्लस इन्होंने इतने सालों से इन्वेस्ट किया हुआ है ना इसमें, फंस गए हैं वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान के वजीर खारजा, बल्कि कल उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम, इंडिया पाकिस्तान के रिलेटेड क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकन ने कहा था 10 मई को जब जंग बंद हुई कि आपकी और भारत की किसी थर्ड कंट्री में जल्द बात होगी। तो कहते हैं, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहता है, जब मैं वॉशिंगटन गया तो मैंने कहा कि क्या बना भारत और पाकिस्तान के डायलॉग का? तो उसने कहा इंडिया नहीं मानता, वो कहता है कि मैं थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद करता। सो पॉइंट ये है कि वेयर डज द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड? इंडिया तो थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट को मानते ही नहीं है। अमेरिका कितना कमजोर है डॉक्टर साहब आजकल, मतलब ये चीज कहना कि हमारी इंडिया सुनता ही नहीं है, और फिर इंडिया को देखो, वो कहता मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी। डू यू थिंक कि ये दिस रीजन इज गोइंग टुवर्ड्स मोर क्योस, एग्रेशन, हालात खराब होंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू कम ऑन टेबल? देखिए, इंडिया की पोजीशन तो बहुत साफ है ना कमर साहब। इंडिया सेज के 1972 की जो शिमला अग्रीमेंट है, जो पाकिस्तान ने साइन किया, उस शिमला अग्रीमेंट की एक कंडीशन ये थी कि ऑल इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज विल बी सेटल्ड बायलैटरली। तो इस, और उसका मकसद ही ये था कि इंडिया वांट्स टू कीप द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह इनको बाहर। ही डजंट वांट स्क्रूटनी के कश्मीर में क्या हो रहा है वगैरह। सो अगर पाकिस्तान को इतना ही, मतलब दे आर सो डेस्परेट फॉर इंटरनेशनल इंटरमीडिएशन, तो वो शिमला अग्रीमेंट तोड़ दें। और उनको चांस तो मिला ना, जब इंडिया ने कहा कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से धमकी आई थी कि हम शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड कर देंगे, बट दे डिड नॉट डू इट।
तो शिमला अग्रीमेंट का एक कंडीशन ये था कि बांग्लादेश को भी रिकॉग्नाइज करें, वो तो हो गया है। बांग्लादेश को डी रिकॉग्नाइज तो कोई कर ही नहीं सकता है, दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो आप शिमला अग्रीमेंट छोड़ दें, उसके बाद देखें क्या होता। सो पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग टू मेक इट इंटरनेशनल बहुत ज़माने से, मतलब ओआईसी को कोशिश किया, यूएन में कोशिश, हर साल यूएन में पाकिस्तान की वही स्पीच होती है। पता नहीं जो भी प्रेसिडेंट हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वही मुझे लगता है कट एंड पेस्ट स्पीच रहती है, क्या कश्मीर कश्मीर कश्मीर। पाकिस्तान हैज़ नथिंग इंटरनेशनल टू ऑफर इन दीज फोरम्स। तो तो बात तो आपकी सही है। रूबियो की भी ट्वीट जो थी मई में, दे सेड कि देयर विल बी ब्रॉडर इश्यूज विल बी डिस्कस्ड इन अ थर्ड पार्टी। ये कहा था ना, रूबियो ने कहा था ये ट्वीट में कि अब कहीं मुलाकात होगी। सो आसिम मुनीर शुड हैव रेज्ड दैट व्हेन ही मेट विद ट्रम्प। वहीं जब उठाते ये मुद्दा। और इंडिया विल नॉट, आपको याद है जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने एक स्पेशल ऑनवाय अपॉइंट किया था साउथ एशिया के लिए। तो इंडिया ने इतना धूम किया था कि उस जॉब को एलिमिनेट कर दिया था बराक ओबामा ने। तो इंडिया डज हैव लेवरेज, मतलब इट इज प्रूफ कि इंडिया हैज लेवरेज कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एबल टू फोर्स। आप मतलब कैसा फोर्स करेंगे आप इंडिया को आने के लिए, टू कम टू द टेबल। और क्या मतलब, लेट्स से कि आ भी जाते तो क्या 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 बोलेगा पाकिस्तान? इंडिया साफ बोलेगा कि आप टेररिज्म खत्म करो एंड शट अप अबाउट कश्मीर एंड गेट लॉस्ट, यही बोलेगा ना, और कुछ है ही नहीं। इंडिया डजंट वांट एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। हमको तंग करना छोड़ो, कश्मीर की बातें करना बंद करो, इट इज ओवर, दिस इज डन, डील फिनिश। तो अगर आपको कश्मीर कश्मीर क्या आप बात करके कश्मीर ले लेंगे इंडिया से? थर्ड पार्टी, और आप समझ रहे हैं कि अमेरिका इंडिया पे दबाव डालेगा कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दे। इंडिया पाकिस्तान अमेरिका तो जंग लड़ लेगा फॉर कश्मीर। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो ये पूरी चीज मुझे समझ में नहीं आती, इसकी लॉजिक ही समझ में नहीं आती। मैं परसों आरजू से भी यही बात कर रहे थे कि इमरान खान ने ये सारे ट्रेड जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो रहा था, इमरान खान ने रोका था, इंडिया ने नहीं रोका था। भाई आपको पता है कि पहलगाम के वक्त भी इंडिया पाकिस्तान का जो इमरान खान के रोकने के बावजूद द ट्रेड वाज मोर देन $1 बिलियन। यानी अगर आप देखें पाकिस्तान के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में शायद इंडिया वाज वन ऑफ देम टिल पहलगाम। उसके बाद से बिल्कुल टोटल बंद हो गया ना अब ट्रेड। तो अगर वो बंद नहीं होता 2019 में, आई गारंटी यू अभी तक $4-5 बिलियन के करीब ट्रेड हो जाता। इंडिया वुड हैव बीन द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर अमेरिका। आपका जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर वो अमेरिका है, उसकी $7.5 बिलियन है, उससे ज्यादा मतलब यू डोंट हैव ट्रेड पार्टनरशिप विद एनीबडी विच इज इवन 10। तो $4-5 बिलियन पे इंडिया वुड हैव बीन अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। उससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। ये तो हम इंटरनेशनल रिलेशंस 101 में पढ़ाते हैं कि इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू पीस। जो यूरोपियन यूनियन बना है उसके वजह से फ्रांस और जर्मनी के बीच में जंगें खत्म हो गई ना भाई। यूरोप में जो जंगें आपस में इन्होंने नहीं लड़ाया 1945 के बाद से, देखिए आप 80 साल हो गए हैं ना। जर्मनी फ्रांस या जर्मनी बर्तानिया फ्रांस, ये तो रोज मरा 100 साल लड़ लिए थे इन्होंने यूरोपियन मुल्कों ने। लेकिन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो यूरोपियन यूनियन के थ्रू क्रिएट हुई, दैट हैज बिकम एन एंटीडोट टू वॉर। अब जो वॉर हो रही है वो भी बाहर से आ रही है, रशिया कर रहा है जंग, यूक्रेन पर हमला, लेकिन आपस में तो यूरोपियंस लड़े नहीं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बढ़ जाता तो देन देयर वुड हैव बीन नो वॉर्स। इट डजंट मेक सेंस। मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल कमिट सुइसाइड फॉर कश्मीर एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। और जो मैं वीडियोस देखता हूं, जो आपके पास जो कश्मीर है आप उसकी भी कदर नहीं करते, ना उसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, ना कि वहाँ के लोग खुश हैं गिलगित बल्तिस्तान की। सो लाइक व्हाट इज द पॉइंट? जो इंडिया के जो कश्मीरीज हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पाकिस्तान, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, विच इज वेरी डिफरेंट। और मे बी अगर आप सीरियस डिस्कशन करें तो दे मे नॉट इवन वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया, दे मे वांट ऑटोनॉमी फ्रॉम इंडिया। और ये जो प्रोमिसेस किए थे अमित शाह के, हम इतने 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, दे हैव नॉट डन इट।
अगर वो कर देते ना 2019 के बाद जो प्रॉमिसेस अमित शाह ने किए हैं इन्वेस्टमेंट्स के, अभी एक टनल्स भी खुले हैं, हाईवेज भी बन गए हैं, तो कश्मीर के लिए इंडिया इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो आई डोंट थिंक दैट इंडियन कश्मीरीज विल इवन, अगर उनको प्लेबिसाइड आप कर भी लेते, दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. वो नहीं कहेंगे कि हम जाके पाकिस्तान में जाएंगे ताकि जिंदगी भर पंजाबियों की गुलामी करें जिस तरह दूसरे प्रोविंसेस करते हैं. नहीं, देखिए आप, आपके पास है 4 प्रोविंस, उसमें से 2 छिड़े हुए हैं. राइट. So what do you make of पंजाबी गुलामी? क्या आप ये क्या what is this theory क्या है कि पंजाब की गुलामी करेंगे? मुझे ये कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं बलूचिस्तान के, दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द पंजाब प्रोविंस एंड इस्लामाबाद. सो द रिसोर्सेस वहां से ले रहे हैं, उधर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. यही कहते हैं आके बल्लोच. सो इफ यू हैव दैट पीपल, जैसा जैसा अब साउथ में, यहाँ पे इंडिया में साउथ सदर्न स्टेट्स कह रहे हैं कि हम ज्यादा टैक्सेस देते हैं, लेकिन बिहार और यूपी में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. सो दैट इज द थियरी कि अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो फिर आपकी जो रिसोर्सेज वगैरह है उसका सारा पैसा इस्लामाबाद चले जाएगा, एंड देयर विल बी नॉट. Many people don't know, but let me give you एक point इसके ऊपर. Do you know in Pakistan there is an equal divisible pool है जिसमें resources जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं among the provinces. जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसका एक डिवीजन मॉडल है जिसको तमाम सूबे रिकॉग्नाइज करते हैं, और बलूचिस्तान को उसकी पॉपुलेशन, अंडर डेवलपमेंट और उसके हिसाब से सारा पैसा मिलता है. सिंध, केपी, सबको पैसा मिलता है. सो ये जो नैरेटिव है लार्जली वो, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब की प्रॉब्लम यह है कि पंजाब की पॉपुलेशन है 12 करोड़, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है 1.5 करोड़. अब बलूचिस्तान की जो टेरिटरी है दैट इज 43% ऑफ पाकिस्तान, बट बलूचिस्तान पॉपुलेशन इज 1.5 करोड़. 1.5 करोड़ पॉपुलेशन पे 43% ऑफ पाकिस्तान रहता है, और पंजाब के अंदर 12 करोड़ पॉपुलेशन है और अब टेरिटरी थोड़ी है. सो वो जब रिसोर्सेज पंजाब के पास आते हैं वो कहते हैं पंजाब पैसे ले गया, हालांकि पंजाब अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा लेता है, नॉट कि वो किसी और चीज. तो बहरहाल ये चलता है. वो ऑटोनोमस होता तो रिसोर्सेज ज्यादा रह जाते ना, यही कह रहा हूं मैं. नहीं, बलूचिस्तान इज ऑटोनोमस, वो सबको इक्वल पैसा मिलता है, एंड बलूचिस्तान हैज एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन. कैसा जाएगा, मतलब हाउ आर दे गोइंग टू गेट इक्वल? नहीं, फॉर्मूला ऐसे थोड़ा ही होता है. आपने जो पैसा की डिस्ट्रीब्यूशन है इन पाकिस्तान सिस्टम या दुनिया में, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होता है. देयर इज अ नेशनल फाइनेंस कमीशन इन पाकिस्तान, एंड द नेशनल फाइनेंस कमीशन में चारों सूबे बैठते हैं. वहां पे एक तय होता है कि जी पॉपुलेशन, अंडर डेवलपमेंट, सो एंड सो, ये इन एरियाज के बेसिस के ऊपर पैसा मिलेगा तमाम सूबों. पर पर्सन जाएगा ना, पैसे पर पर्सन जाएंगे ना. जैसे फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा, वन प्रोविंस व्हिच इज एडजेसेंट टू बलूचिस्तान, that gets 1% of the entire money which पाकिस्तान इकट्ठा करता है, बिकॉज उनके यहाँ टेररिज्म ज्यादा है. तो उनको यानी कि पूरे जो सूबे हैं वो 99% पैसा लेते हैं, 1% उसको चला जाता है दहशतगर्दी से मुतासर है. सो जो फॉर्मूला तय होता है उसके तहत पैसे जाता है, नॉट दैट के जी. लेकिन पंजाब जो है क्योंकि आबादी ज्यादा है तो जारी बात है उसकी डेवलपमेंट, उसके अखराजात ज्यादा हैं, उसकी चीजें ज्यादा हैं. तो बलूचिस्तान की क्योंकि आबादी कम है तो उनको रिसोर्सेज उस हिसाब से कम मिलते हैं. तो मैं आपको ये बताता हूँ, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन वाज पर कैपिटा, यानी जितनी आबादी है उसके मुताबिक होती है, देन गिलगित बल्तिस्तान शुड लुक एज डेवलप्ड एज इस्लामाबाद या लाहौर. वो नजर नहीं आता. आपको नजर आता है द लेवल ऑफ डेवलपमेंट? उनके पास चीजें महंगी हैं. उनका अच्छा प्रॉब्लम गिलगित एंड कश्मीर का ये है दैट दे डोंट हैव रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उनकी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. वो एक और डिफरेंट केस है. बलूचिस्तान का तो ये है ना कि दे हैव अ रिप्रेजेंटेशन इन द अपर एंड लोअर हाउस, वो तो बाकी लाइक अदर प्रोविंसेस. But the problem with the Kashmir and the Gilgit Baltistan is that they don't have a represent. They have their own assemblies and all that. वो उनका एक अपना है. मैं सोच रहा था कि 2019 के बाद जब इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35 को रद्द कर दिया था, आप लोग इसको क्यों नहीं किए थे? You could have done the same thing. उसको internalize. That's a very important point. By the way, जो कश्मीर है, जो गिलगित बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान में एक एंटायर फॉर्मूला इस वक्त स्ट्रक्चर बना हुआ है, where they have their own chief minister, they have their own governor, they have their everything. और वो इसीलिए बना that after some time इसको हम एक सूबा डिक्लेयर कर देंगे गिलगित बल्तिस्तान.
एंड कश्मीर की अपनी एक स्टेटहुड हो जाएगी। ये बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर हाथ नहीं डालते। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हैज ए स्ट्रक्चर एंड समडे इट विल हैव दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल पावर। समडे वो हो जाएगा, लेकिन दे आर ऑलरेडी बहुत इस पे जो है वो लेट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। डॉक्टर साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, इंडिया ने कल हाथ ही नहीं मिलाया पाकिस्तान से, और दूसरा ये है कि वो हाथ भी नहीं मिलाया और हमारी पिटाई भी बहुत की, हमें इलेक्शन मैच भी हमसे जीत गए, हाथ भी नहीं मिलाया, और वो जो रेफरी है वो कहता है जी तुमने हाथ नहीं मिलाना इंडियन प्लेयर से। कैसे देखते हैं ये? तो बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया तो डोमिनेट कर गया बहुत। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मतलब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में अब वो दम रहा ही नहीं। आई थिंक आपके स्पोर्ट्स खत्म हो गए, यू आर फिनिश्ड इन ऑल स्पोर्ट्स। वो एक बंदा रह गया आपके पास, वो जेवलिन थ्रो, बस दैट्स वो इट। एक रह गया, वही मैं कहने लगा था। वो एक नईम है ना उसका नाम, बस वो एक रह गया है बस। जी, आप जी। क्रिकेट टीम डाउन, आपकी हॉकी टीम डाउन। अभी और आपके पास स्क्वाश प्लेयर्स हुआ करते थे एक ज़माने में, जहांगीर खान वगैरह, वो भी गया। सो देयर इज़ नथिंग दैट इन एनी स्पोर्ट्स व्हिच आई फाइंड इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट। यानी न्यूट्रिशन वगैरह का इसका ओवरऑल असर होगा कि दैट शोज के द कंट्री इज नॉट एज हेल्दी एज इट शुड बी, कि आपके स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंसेस डाउन होते जा रहे हैं। सो तो आई थिंक ये इंडियंस को कब तक मजा आएगा, मतलब ये जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसी में मजा आ रहा है। मतलब मैंने कहा कि मैंने मैच नहीं देखा, मैंने उसे बॉयकॉट कर दिया था मैच को। बट आई थिंक ये गलती हो गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने, कि आई थिंक ये जय शाह की बातों में आकर इन्होंने मैच करवा दिया आफ्टर सेइंग कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। आपने बड़े बड़े बयानात सुने थे ना कि हम कैसा मतलब हाउ कैन वी ट्रेड, हाउ कैन वी टॉक व्हाइल टेररिज्म इज गोइंग ऑन। फिर आप क्रिकेट कैसा खेल सकते हैं भाई, उसमें आके थोड़ा फंस गई। और इंडिया में काफ़ी ऑपोजिशन इसका काफ़ी थू कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया में बाइकआउट के कॉल्स भी है, और उसमें भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो जय शाह को और अमित शाह के फोटोग्राफ्स, फिर एक वीडियो, वेदर आई डोंट नो वेदर इट इज करंट और नॉट, जय शाह और शाहीन क्या नाम है उनका, अफरीदी, आजू बाजू बैठे हुए थे, वो भी काफ़ी एक्सपर्ट, जिसमें वो देशद्रोही, ट्रेटर, ये वो कह रहे थे जय शाह को। तो इंडिया में तो काफ़ी गुस्सा एक तबके में आ गया था, इंक्लूडिंग इन द प्रो मोदी सेक्टर। आपने सुशांत सरीन को भी देखा होगा, उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि ये क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, मुझे लगता है कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे केम अप विद दिस गिमिक एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल, क्योंकि हम फजूल बात कर रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाया। और उसमें भी देखिए आप, ये आपके जो ऑपरेशंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट के जो ऑपरेशन, जिसको इमीडिएटली फायर भी कर दिया गया, मोहसिन आपके जो नकवी साहब है उनको फायर कर दिया। नहीं, उन्होंने फायर किया। ही इज द चेयरमैन ऑफ पीसीबी एंड द इंटीरियर हाँ, मिनिस्टर, ही फायर्ड समवन। यस। हाँ, तो वो जिस बंदे को फायर किया उसकी गलती है, वरना इतना बड़ा वो सीन भी नहीं होता, क्योंकि ही वाज टोल्ड बाय द टूर्नामेंट मैनेजमेंट के इंडिया हाथ से हाथ नहीं मिलाएगी। तो जो सलमान आगा को जो सरप्राइज हुआ कि वो मैच रेफरी ने कहा, लेकिन मैच रेफरी का कोई कसूर नहीं था। दिस वाज डिसाइडेड एंड दिस वाज टोल्ड टू द ऑर्गेनाइजर्स। उसने भी पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर व्हाटएवर ही इज, कुछ नाम भूल गया मैं उनका, उसको वार्न किया। उसने नहीं बताया अपने ही मैनेजर को, अपनी ही टीम को। सो द पाकिस्तानी टीम वाज अ बिट सरप्राइज्ड। 2 बार सरप्राइज हुआ उनको कि एक तो टॉस के वक़्त हाथ नहीं मिलाया, फिर उसके बाद मैच खत्म होने के बाद नहीं मिलाया। तो जो सूर्य कुमार यादव का जो स्टेटमेंट था कि हम पहलगाम के, आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पहलगाम एंड इंडियन आर्म फोर्सेस, हमने ये हाथ नहीं मिलाया। तो मैच क्यों खेला? इतनी क्या मतलब नेशनल इंटरेस्ट था जो मैच खेलने में? और दैट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। तो द डिस्कशन शुड हैव रिमेन्ड ऑन दैट कि व्हाट वाज सो प्रेसिंग कि आप मैच खेले हैं, राइट? दैट वाज द, तो वो उधर से हट के बहस इस पे आ गई है। और एंड आई थिंक दैट इज अ डिप्लोमेटिक मिसमैनेज कर लिया। आपका आपके पास अच्छा मौका था कि यू कुड हैव लेट नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह को थोड़ा रखते चूल्हे पे,
लेकिन वो हट गई बात। नाउ द फोकस हैज शिफ्टेड बैक हियर। अब पाकिस्तान के ऊपर आ गए, क्योंकि उन्होंने इमोशन में आके कह दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे अगर मैच रेफरी ट्रांसफर नहीं होता है। तो अगर वो नहीं हुआ, तो अगर आप मैच नहीं खेले तो यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एनीवे ना। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। तो विल सी व्हाट हैपेंस, बट इट इज गेटिंग बोरिंग नाउ। ये क्रिकेट का मतलब ये हर बार हर टूर्नामेंट में अगर खेलो एंड देन मूव ऑन, या ना खेलो, लाइक वॉट एवर इज हैपनिंग। इंडिया के पास अब इतना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्लाउड है इन द क्रिकेट वर्ल्ड के दे कैन। और आप देखिए, ये डिलिबरेटली पाकिस्तान इंडिया हमेशा एक ही ग्रुप में होते हैं, सो दे कैन हैव पोटेंशियली 2 या 3 मैचेस, यू नो। वर्ल्ड कप का बाद स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो सेकेंड राउंड में भी अगर लीग हो तो 3 मैचेस हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के। तो दे ट्राइंग टू यूज दैट टू मेक मनी, क्योंकि जो दूसरे मैचेस है, मतलब बांग्लादेश वर्सेस ओमान कौन देखेगा? मस्कत में भी कोई नहीं देखेगा, ढाका में भी कोई नहीं देखेगा। So this is the only match which is the main money maker of all these tournaments, including World Cup. At least वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और यूके जब होते हैं, इंग्लैंड, तो थोड़ा बहुत मजा आ जाता है इन वाचिंग दैट क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि दिस वाज एन अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, ना तो आगे बढ़ रही है ना। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक आपके पास, you have an infrastructure, you should have a very serious conference कि हम जा कहाँ रहे हैं पाकिस्तान एज ए डिप्लोमेसी, कि ये 70-80 साल हो गए हैं, तकरीबन 78 ईयर्स हो गए हैं। ये कश्मीर नहीं मिलने वाला आपको। कश्मीर, आई कैन टेल यू दैट इज 0 चांसेस। और आप भिखारी होते जा रहे हैं, लिटरली 1000 पीछे हो गए पर कैपिटा आपकी जीडीपी। बांग्लादेश से गरीब हो गए हैं आप। सो यू आर नाउ वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन साउथ एशिया। अगर आप देखें तो मालदीव्स भी आपसे अमीर है, श्रीलंका भी आपसे अमीर है। सिर्फ नेपाल और भूटान और अफगानिस्तान की कैटेगरी में हैं आप। इकोनॉमिकली यू आर इन द बॉटम 4, यू नो। तो वो जो बस एक न्यूक्लियर वेपन्स पे चल रही है गाड़ी, एंड एट सम पॉइंट देयर विल बी अ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। J-10C पे भी और PL-15 पे भी। No, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वेपन्स। जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिटरेंस है, बट रिसेंट जंग में तो कन्वेंशनल वेपन्स ही चले ना, न्यूक्लियर तो नहीं ना चले। उसको आगे जाते हुए आई थिंक देयर विल बी ए ब्रेक थ्रू आइदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स विल बिकम इररेलेवेंट। तो उसके बाद फिर ये भी नहीं चलेगा, यू नो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड दिस पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाइक ये सैलाब आ गए हैं, फ्लड है, लोग बेकार भूखे हो रहे हैं, लाइफ स्टॉक इंसान, मतलब बहुत सीरियस चैलेंज है एंड वी डोंट हैव द सफिशिएंट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर दैट। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। और अगर हमने अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे काम ना किया, मानते भी नहीं हो। See, you don't understand, आपकी सारी फोकस इज सो मच ऑन कश्मीर एंड इंडिया कि जो the focus, क्राइसिस इतनी है उस पे ज्यादा तवज्जो भी नहीं है। Dr. Saab, the problem frankly, which many people won't understand, the problem is not Kashmir and India. The real problem in Pakistan, which is not being discussed, is कि हमारा internal crisis नहीं ठीक हो रहा, जिसमें इमरान खान का जो डिस्कशन है that is dominant on the mainstream media. There is no conversation going on. ये तो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो 2-3 महीने, वो 2 महीने चला, क्राइसिस चला। Otherwise, I only appear on Pakistani media as a foreign policy expert, and I know myself कि हमारा तो, हमें तो मीडिया तब बुलाता है जब कोई लड़ाई हो जाए या कोई फॉरेन पॉलिसी डिबैकल हो जाए, या तो हमें वहां से पता चलता है कि वेयर द मीडिया इज गोइंग, बिकॉज आई अपीयर ऑन मीडिया एंड जैसे ही कोई टॉप नॉच स्टोरी बनती है तो पीपल कॉन्टैक्ट अस, तो हमें पता चलता है कि कोई सब शांति है। फॉरेन पॉलिसी तो डिस्कसिंग सारा टाइम इमरान खान की जेल के बाहर क्या हो रहा है, दैट इज द टॉप मोस्ट स्टोरी इन पाकिस्तानी मीडिया। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल क्राइसिस which is economy and human security and all that. But I agree with you. We need to invest more on economy and we need to have economic stability. Otherwise, people are not taking us serious. I absolutely agree on you. Thank you very much, Professor Dr. Muqtadar Khan Sahab. It's always a pleasure.